जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पर। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तन की। प्लेट क्या है वो समझिए। जैसे जब हम बात करते हैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन हिस्से होते हैं। और जब मैंने उसका मैकेनिकल डिवीजन आप समझिए उसको करेंगे, अगर आप मैकेनिकल डिवाइड करेंगे तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेंटल और जो है कोर का हिस्सा आता है। एस्थेनोस्फीयर ये जो है क्या है, लिक्विड स्टेट में है, मोल्टेन फॉर्मेट में है, पिघला हुआ है। और लिथोस्फीयर ये जो है एक हार्ड रॉक सरफेस है। और लिथोस्फीयर वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जिसके कारण वो कई टुकड़ों में टूट गया है। इन्हीं बड़े टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। और ये जब आपस में टकराते हैं तो तमाम आकृतियां बनती हैं, जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तन की के तहत पढ़ते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले जानेंगे अर्ली ऑब्जर्वेशंस एंड हाइपोथेसिस को, कि शुरुआती दौर में प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कुछ थ्योरीज दिया और क्या क्या एजम्पशन किए, क्या वो आज माने जाते हैं, उनमें से कितना सटीक एजम्पशन था, किस तरीके से चीजें कही गई, कि अब्राहम ऑर्टेलियस क्या कहते हैं या अन्य जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स की, जहां से प्लेट विवर्तन की शब्द की शुरुआत होती है, वो है 1596 का ईयर। और जियोग्राफर, कार्टोग्राफर का नाम है अब्राहम ऑर्टेलियस। अब्राहम ऑर्टेलियस वाज अ डच कार्टोग्राफर। डच यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के ये थे। और हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं। देयरफॉर ये कहां के थे? नीदरलैंड के रहने वाले थे। ऑर्टेलियस नोटिस्ड दैट द कोस्ट लाइन्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका फिट टुगेदर लाइक पजल पीस। जब वर्ल्ड का मैप बनना शुरू हुआ और वर्ल्ड का मैप बन करके आया, तो अब्राहम ऑर्टेलियस ने एक बात को नोट किया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को अगर एक दूसरे से फिट किया जाए तो जैसे जिक्सा पजल के टुकड़े आपस में फिट हो जाते हैं, वैसे ही साउथ अमेरिका का ईस्टर्न हिस्सा अफ्रीका के वेस्टर्न हिस्से से वो एक पजल के लाइक फिट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों कभी न कभी जुड़े रहे होंगे, और यहीं से जो है आप मान सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स की ओरिजिन हुई। He speculated that Americas were torn away from Europe and Africa by earthquake and flood. उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ अमेरिका का हिस्सा या अफ्रीका और यूरोप से जुड़ा हुआ था, जो अर्थक्वेक और फ्लड के कारण। इन्होंने कहा कि एक बड़ा फ्लड आया और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसके बाद जो है ये सेपरेट हुआ और दूर जाता चला गया। हालांकि इन्होंने ये सही बताया कि एक जिक्सा पजल की तरह ये फिट होते हैं, लेकिन जो रीजन बताए वो कतई ठीक नहीं थे, और इसलिए इनका एजम्पशन आगे जो है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। इसी से मिलती जुलती अवधारणा वह आगे लेकर के आते हैं 1620 में सर फ्रांसिस बेकन। In 1620, Sir Francis Bacon observed the same coast fitting idea, particularly focusing on the western coast of Africa and eastern coast of South America. ध्यान से समझिएगा, जो अब्राहम ऑर्टेलियस थे उन्होंने बताया कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, पैन अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, वो यूरोप से फिट था और साउथ अमेरिका वो अफ्रीका से फिट था। लेकिन सर फ्रांसिस बेकन ने ऑब्जर्व किया इस कोस्ट फिटिंग आइडिया को, और उन्होंने फोकस किया वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका।
और बताया कि कुछ जंक्शन पॉइंट्स पर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। फ्रांसिस बेकन ने उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और आगे चल करके 1858 में एक फ्रेंच जियोग्राफर थे एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी। एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी who was a French geographer proposed that continents were once connected। इन्होंने कहा कि सारे के सारे महाद्वीप आपस में कभी ना कभी जुड़े हुए थे। चूंकि ये फॉसिल स्टडी किया करते थे, प्लांट फॉसिल्स को स्पेशली अगर हम देखें तो ये पैलियो बॉटनिस्ट थे, जियोग्राफर भी थे और पैलियो बॉटनिस्ट थे। सो ही सपोर्टेड देयर थॉट बाय फॉसिल एविडेंस। इन्होंने अपने विचार के समर्थन में जीवाश्मों से संबंधित एविडेंस भी दिए, स्पेशली सिमिलर प्लांट फॉसिल्स लाइक ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि ग्लासोप्टेरिस फाउंड इन बोथ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इन्होंने कहा कि ग्लासोप्टेरिस के फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पर मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप यह पास्ट में कभी कनेक्टेड रहे होंगे, इसलिए दोनों जगहों पर फॉसिल मिलते हैं। हिज वर्क एम्फेसाइज्ड फॉसिल कोरिलेशन एंड पैलियोबॉटनी। इससे यह जुड़ा हुआ था इनका पूरा का पूरा। देखिए कैसे जुड़ा हुआ था वो समझिए। इन्होंने बताया कि ग्लासोप्टेरिस जो कि एक फर्न है, पर्मियन एज में ये कहां कहां पर मिलता है, इसके फॉसिल्स मिलते हैं आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्कटिक, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर हम देखें तो ग्लासोप्टेरिस जो सीड ऑफ फर्न है पर्मियन एज में, ये सभी जो है जगहों पर मौजूद रहा होगा। इससे ये अनुमान लगाया उन्होंने कि पर्मियन एज में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े रहे। इसके अलावा आगे चल करके पर्मियन एज के तमाम और फॉसिल्स भी जोड़े गए इसमें। जैसे अगर हम देखें तो मीजोसोरस। मीजोसोरस की अगर हम बात करें, इट इज एन एक्वेटिक रेप्टाइल्स। ये जो एक जलीय रेप्टाइल्स है जो पर्मियन एज में था एंड इट फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका बोथ। तो इससे पता चलता है कि भाई ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में क्या है, सलाइन वाटर है, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है। तो इन्होंने कहा कि पास्ट में ये कभी कनेक्टेड रहे होंगे, और चूंकि पर्मियन एज के फॉसिल्स मिले हुए हैं तो पर्मियन एज में ये जो है आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। ऐसे ही आगे चल करके एक और जो है पर्मियन से ट्राइएसिक का एक और फॉसिल मिला, लिस्ट्रोसोरस का, अ पिग साइज्ड हार्बीवोरस मैमल एंसेस्टर, लिस्ट्रोसोरस। इसके फॉसिल्स अफ्रीका, इंडिया और एंटार्कटिक में मिले, और इससे यह पता चलता है कि अफ्रीका, इंडिया और एंटार्कटिक आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। आगे चल करके ट्राइएसिक एज का एक और फॉसिल मिलता है, साइनोगैंथस। इट इज अ वुल्फ साइज्ड मैमल एंसेस्टर विच फाउंड इन ट्राइएसिक एज इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका बोथ। ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगहों पर ये फॉसिल्स मिले हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका वंस कनेक्टेड इन ट्राइएसिक एज, और ट्राइएसिक एज तक जो है ये कनेक्ट रहे थे अफ्रीका और साउथ अमेरिका। तो इन एविडेंसेस से प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पता चलता है, और ये पता चलता है कि जो महाद्वीप का जो आज का स्ट्रक्चर है वैसा पहले नहीं था। पहले क्या थे, सारे के सारे जो सदर्न लैंड पार्ट थे वो आपस में जुड़े हुए थे, और नदर्न हेमिस्फीयर के जो लैंड पार्ट थे वो आपस में जुड़े हुए थे। और इसके लिए एविडेंसेस क्या दिए गए, फॉसिल्स के एविडेंसेस दिए गए जो अलग अलग जगहों पर मिले हुए हैं,
और इनके पाए जाने से यह पता चलता है कि वंस दैट लैंड मास वेयर कनेक्टेड। हम चर्चा कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेट विवर्तन की पर। कहने का मतलब है कि जो लिथोस्फीयर के लार्ज पार्ट हैं, जो हमारे लिथोस्फीयर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो आपस में टकराते हैं और उनसे जो आकृतियां बनती हैं उनके ऊपर हम चर्चा करें। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के बारे में, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया और इसमें महाद्वीपों के विस्थापन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इनमें तकरीबन 200 मिलियन साल पहले ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हुए और फिर धीरे धीरे जो है वो अलग होते चले। कैसे इन्होंने इसको व्याख्यायित किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को देखेंगे। अल्फ्रेड वेगेनर was a German meteorologist and polar researcher proposed the continental drift theory in 1912। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगेनर ने दिया, जो कि जर्मनी के एक मेटेरियोलॉजिस्ट थे। ये हैं अल्फ्रेड वेगेनर। He proposed a single supercontinent named Pangaea। इन्होंने कहा कि सारा का सारा लैंड मास वो पास्ट में आपस में जुड़ा हुआ था और इस कनेक्टेड लैंड मास को उन्होंने क्या नाम दिया, जो सारा का सारा लैंड मास कनेक्टेड था, इसको नाम दिया इन्होंने पैंजेइया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, द पैंजेइया स्टार्ट टू ब्रेक अपार्ट अप्रोक्स 200 मिलियन ईयर एगो। लगभग 200 मिलियन साल पहले यह जो है एक दूसरे से अलग होना शुरू हुआ और फिर मूव करना शुरू किया और धीरे धीरे वर्तमान स्थिति को आया। जैसा कि इन्होंने बताया है उसको आप यहां पर एक फॉर्मेट में देख सकते हैं। अब इन्होंने अलग अलग व्याख्या किया कि कैसे था। इन्होंने कहा कि इंटायर लैंड मास वेर कनेक्टेड इन 225 मिलियन ईयर एगो इन पर्मियन एज। पर्मियन काल में सारा का सारा लैंड मास आपस में जुड़ा हुआ था, विच इज नोन एज पैंजेइया, एंड टोटल इंटायर वाटर बॉडी आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर, विच इज नोन एज पैंथेलासा। यानी प्रिमिटिव ओशियन जो कि कनेक्टेड था उसको नाम दिया इन्होंने पैंथेलासा का, और जो लैंड मास था उसको इन्होंने नाम दिया पैंजेइया, और बताया कि 225 मिलियन ईयर एगो ये सभी जो है आपस में कनेक्टेड थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया पैंजेइया का। 200 मिलियन ईयर एगो इन ट्राइएसिक एज इट स्टार्ट टू ब्रेक। 200 मिलियन साल पहले ट्राइएसिक एज में आकर के यह जो है ब्रेक करना शुरू हुआ और दो बड़े चंक में ब्रेक हो गया। नदर्न पार्ट इज नोन एज लॉरेंशिया लैंड और अंगोरा लैंड। उत्तरी हिस्से को लॉरेंशिया लैंड या अंगोरा लैंड कहा गया, एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज गोंडवाना लैंड, और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया। और इनके बीच में जो वाटर बॉडी बन करके आई जो इसको सेपरेट करती थी लॉरेंशिया लैंड या अंगोरा लैंड को और गोंडवाना लैंड को, उसे नाम दिया गया टेथिस सी। उसे नाम दिया गया टेथिस सागर का नाम दे दिया। 135 मिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करें, 135 मिलियन साल पहले, यानी इन जुरासिक पीरियड, जुरासिक काल में अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से इंडियन पेनिनसुलर पार्ट वो अलग होना शुरू हुआ और यूरोप से नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा ये सेपरेट होना शुरू हो गया था। लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये आपस में अभी भी जुड़े हुए।
65 मिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करें इन क्रिटासियस काल तक आते आते अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी सेपरेट हो गए। एंटार्कटिक ये सदर्न पोल की तरफ बढ़ता चला गया। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा सेपरेट होकर के एंटार्कटिक से अलग होना शुरू हो चुका था। पेनिनसुलर इंडिया अफ्रीका से अलग हो गया। मेडागास्कर का हिस्सा अलग हो गया। यूरेशिया का पार्ट ये बन करके आया। टेथिस सागर का हिस्सा वह मेडिटेरियन सी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और जो नदर्न अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, वह यूरोप से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका। और धीरे धीरे सब वर्तमान स्थिति तक आते चले गए। और प्रेजेंट डे में क्या है, एंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सभी कॉन्टिनेंट की पोजीशन है। इसके लिए कई सारे एविडेंस भी सपोर्ट में दिए गए, जैसे एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स कई सारे ऐसे हैं जो जहां पर मौजूद हैं वहां पर उस तरीके की चीजें मौजूद नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो टेथिस सी से हिमालय के बनने की कहानी, कि कैसे टेथिस सागर से हिमालय बना। बॉटेनिकल एविडेंसेस की बात करें, जैसे ग्लासोप्टेरिस के जो फॉसिल्स मिले हुए थे। प्लेसर डिपॉजिट्स भी ये बड़े सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में सामने आए। इसके अलावा टिलाइट डिपॉजिट्स, पोलर वॉन्डरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, rocks of same age across the oceans. These are the evidences of continental drift theory. Continental drift theory के तमाम supporting evidences रहे। इनको एक एक करके देखते हैं। बात करते हैं जियोलॉजिकल फिट की। The shape of continent like साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये सभी कनेक्टेड थे। और फिर जो है ये यहां से अफ्रीका से हमारा पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा टूट करके अलग होता है और आ करके जुड़ता है। टेथिस सी का मलबा जो है वो ऊपर उठ जाता है और हिमालय बन करके आता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बन करके आया। इसको देखते हैं कैसे ये बन करके आया। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा हिस्सा टूट करके बना हुआ है। इसको दोबारा से देख लीजिए कि कैसे ये सेपरेट हुए हैं। ठीक है, और ये पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा जाकर के लगा यूरेशियन प्लेट से और हिमालय बन करके आया, टेथिस सी का मलबा। फॉसिल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो आइडेंटिकल फॉसिल्स, फॉर एग्जांपल मीजोसोरस, लिस्ट्रोसोरस, ग्लासोप्टेरिस फाउंड ऑन वाइडली सेपरेटेड कॉन्टिनेंट। एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित कॉन्टिनेंट में अलग अलग फॉसिल्स मिले। जैसे ग्लासोप्टेरिस एक सीड फर्न है जो कि पर्मियन एज में मिला है इसके फॉसिल्स। और ये जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्कटिक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सभी जगहों से मिला, जिससे ये पता चलता है कि पर्मियन एज में ये सभी आपस में कनेक्टेड रहे। ऐसे ही अगर हम देखें तो पर्मियन से ट्राइएसिक का जो एज आ रहा था उसमें लिस्टोसॉरस एक पिग साइज हर्बीवोरस मैमल एंसेस्टर मिला हुआ है जो कि अफ्रीका, इंडिया और एंटार्कटिक में था। ऐसे ही साइनोगैंथस मिला, वुल्फ साइज मैमल एंसेस्टर जो कि ट्राइएसिक एज का है और ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका से मिला हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका ये ट्राइएसिक एज तक जो है आपस में कनेक्टेड थे। तो फॉसिल एविडेंसेस से भी इनको बड़ा सपोर्ट मिलता है। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स इन प्रेजेंट डे वार्म रीजन एंड कूल इन कोल्ड जोन इंप्लाइंग लैटिट्यूड शिफ्ट। जैसे अगर हम देखें तो वार्म रीजन में ग्लेशियर, इक्वेटोरियल रीजन में या हमारे पेनिनसुलर इंडिया के रीजन में अगर आप देखें तो ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलते हैं, जबकि वहां पर वार्म क्लाइमेट है वर्तमान समय में, तो वहां पर ग्लेशियल डिपॉजिट्स कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कि पास्ट में किसी ऐसे स्थान पर रहे होंगे जहां पर ग्लेशियर रहा होगा, यानी अंटार्कटिक या पोलर एरियाज में रहे होंगे।
तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलता है। इसके अलावा कोल्ड जोन जो है वहां पर कोल स्वैम्प भी मिलते हैं। यानी कोल्ड जोन में अगर कोल स्वैम्प मिल रहा है, इसका मतलब कि वो पास्ट में हरे भरे पेड़ वाले स्थान रहे होंगे। इन सब के एविडेंसेस ये बताते हैं कि जो पैलियो क्लाइमेट था हमारा, वह बिल्कुल डिफरेंट था आज के क्लाइमेट से, और लैटिट्यूडनल शिफ्ट हुआ है लैंड मासेस का, तब रिसेंट टाइप का जो क्लाइमेट है वो बन करके आया है। रॉक फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सिमिलर रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एप्लेशियन इन यूएसए एंड कैलिडोनियन माउंटेन इन यूरोप बोथ हैव सेम टाइप ऑफ रॉक। इससे ये पता चलता है कि एप्लेशियन जो कि नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन है और कैलिडोनियन माउंटेन जो कि यूरोप का है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। या केप साउ रॉक ऑफ साउथ अमेरिका, इसका जो है अगर हम देखें तो जो गोल्ड कोस्ट और ग्रीन कोस्ट वाला एरिया है वहां से रॉक्स इसकी मिलती जुलती हैं। ये इससे कि रॉक्स जो है कहां से मिलती जुलती हैं, गोल्ड कोस्ट और ग्रीन कोस्ट की रॉक्स से, यानी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से। ऐसे ही अगर आप देखें तो सदर्न पार्ट का जो हिस्सा है, यानी अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, यह साउथ अमेरिका के हिस्से से, सॉरी साउथ अफ्रीका के हिस्से से मिलता जुलता है। पूरी रॉक्स जो है कैसे मिलती जुलती है, साउथ अफ्रीका के हिस्से से। तो इसका मतलब है कि ये सभी आपस में कनेक्टेड रहे होंगे, तभी जो है टिप पर सेम टाइप की रॉक्स मिल रही हैं। वेगनर की थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है आज के डेट में, बिकॉज वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे के फोर्सेस क्या थे, क्यों हुआ। उन्होंने कहा हुआ, लेकिन जो वाई का रीजन था कि वाई इट हैपन, क्यों हुआ, इसका ये जवाब नहीं दे पाए। वाई दे डिड नॉट एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लैक नॉलेज ऑफ मेंटल कन्विक्शन, क्योंकि उस समय तक मेंटल कन्विक्शन का नॉलेज नहीं था। यानी जो हमारा मेंटल वाला हिस्सा है उसमें जो कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है और जिसके कारण जो है प्लेट मूव करते हैं, वो नॉलेज उस समय तक नहीं था, और इसीलिए वेगनर वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ड्राइविंग फोर्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हम चर्चा कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पर, अर्थात प्लेट विवर्तन की पर। यानी जो लिथोस्फीयर के लार्ज पार्ट हैं, लार्ज फ्रैगमेंट हैं, जिनको हम प्लेट कहते हैं, वो आपस में टकरा करके किस प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, यानी सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की। कैसे समुद्र के तल का निर्माण हुआ है और वो कैसे स्प्रेड किया है उसके ऊपर, यानी पैंथालासा कैसे ब्रेक करके वर्तमान में तमाम ओशियंस बन करके आए, उसके ऊपर चर्चा करें। हैरी हैस, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड नेवल ऑफिसर, proposed in 1960 as a part of his work on mid-oceanic ridge. हैरी हैस जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और नौसेना के अधिकारी थे, इन्होंने 1960 में मिड ओशियानिक रिज पर अपना वर्क किया और फिर सिद्धांत दिया। इट वॉज लैटर सपोर्टेड बाय रॉबर्ट डैड्स। रॉबर्ट डैड्स ने इसे आगे चल करके सपोर्ट किया, एंड रॉबर्ट डैड्स क्वाइंड द टर्म सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग टर्म किसने दिया थ्योरी को हैरी हैस के, तो रॉबर्ट डैड्स के द्वारा दिया गया ये नाम है। थ्योरी किसने दिया, हैरी हैस ने दिया, और स्पेशल वर्क कहां पर किया है, मिड ओशियानिक रिज के ऊपर। मध्य महासागरीय जो उभार हैं, रिज का मतलब होता है कि सबमर्ज माउंटेन इन ओशियन
जो महासागरों में डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके ऊपर वर्क करके इन्होंने यह सिद्धांत दिया था और इसको टर्म दिया है रॉबर्ट डेड्स ने। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जो इन्होंने स्टेप बताए कि मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल एट मिड ओशियानिक रिज, मध्य महासागरी उभारों में मैग्मा जो है वो ऊपर उभर करके आता है, मेंटल वाले हिस्से से, प्रावार वाले हिस्से से उभर करके ऊपर आता है। मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, मैग्मा फिर धीरे धीरे ठंडा होता है और ठोस रूप में बदलता चला जाता है, विच फार्मिंग अ न्यू ओशियानिक क्रस्ट, जिससे एक नए महासागरीय परपटी का निर्माण होता है। द न्यूली फॉर्म क्रस्ट पुशेज ओल्डर क्रस्ट अवे फ्रॉम द ईस्ट, जो नई बनी हुई क्रस्ट है वो पहले से बनी हुई क्रस्ट को दूर धकेलती है और फिर से स्पेस बनता है। कंटिन्यूअल एडिशन ऑफ मटेरियल कॉजेज द ओशियन फ्लोर टू वाइडन, धीरे धीरे मटेरियल इसमें जुड़ता रहता है और जो हमारा ओशियन फ्लोर है वह जो है वाइडन होता चला जाता है, चौड़ा होता चला जाता है। ओल्डर ओशियानिक क्रस्ट इवेंचुअली सबडक्ट एट ओशियन ट्रेंचेस, जो पुराने ओशियानिक क्रस्ट हैं वो धीरे धीरे जो है टकरा करके प्लेटों से नीचे सबडक्ट होते रहते हैं और ओशियानिक ट्रेंचेस का निर्माण करते रहते हैं, महासागरी गर्तों का निर्माण करते रहते हैं। इसको फिगर से समझते हैं पूरा डिटेल में। है क्या कि जब ओशियानिक बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन करंट हमारे मेंटल वाले हिस्से में चलती है, इन मेंटल यानी प्रावार वाले हिस्से में कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है और इस कन्वेक्शन करंट के कारण जो हमारा लिथोस्फीयर है यानी जो परपटी का हिस्सा है, स्थल मंडल वाला लिथोस्फीयर वाला हिस्सा है, ये मूव करता है। और कैसे मूव कर रहा है? डाइवर्जेंट मूव कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत मूव कर रहा है, जिससे होता क्या है कि इन प्लेट्स के बीच में गैपिंग बन जाती है और इस गैपिंग में स्पेस मिलते ही मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ निकल करके आता है। मैग्मा निकल करके आएगा तो कूल होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। मैग्मा जैसे जैसे कूल और सॉलिडिफाई होता जाएगा नए नए क्रस्ट बनेंगे और ये क्रस्ट क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे कहां पर? ओशियानिक क्रस्ट वाले हिस्से पर, ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट पर, जिसे ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट क्या होगी? वह दूर धकेली जाएगी। दूर धकेली जाएगी तो ये जाकर के कॉन्टिनेंटल वाले हिस्से से टकरा जाएगी और कॉन्टिनेंटल वाले हिस्से पर टकरा करके क्या होगी? सबडक्ट होगी और सबडक्ट होगी तो बनाएगी ट्रेंचेस को, ओशियानिक ट्रेंचेस बना लेगी। इस तरीके से नए ओशियानिक फ्लोर बन करके आते हैं और जो हमारा सी का फ्लोर है वो वाइडन होता चला जाता है, लगातार जो है वो विस्तारित होता चला जाता है। इसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं, समुद्र सागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत कहते हैं या महासागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत कहते हैं। इसके सपोर्टिंग एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो पैलियोमैग्नेटिज्म, actually magnetic material in lava align with earth's magnetic field. So अगर हम देखें तो नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी वह जो है इस प्रकार से होती है, लेकिन जब क्रस्ट नए नए बनते हैं और मैग्मा जो है वह ऊपर उभर करके आता है तो मैग्नेटिक पोलैरिटी वह बदलती चली जाती है। क्रिस्टल पार्ट के अलग अलग हिस्सों में मैग्नेटिक पोलैरिटी अलग अलग हो जाती है और यह बताता है कि इनका निर्माण अलग अलग टाइम पीरियड में मैग्मा के ऊपर निकलने से हुआ है और ये जो है क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जो डिपॉजिट्स है जब इनके टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है तो यह पता चलता है कि जितना ये जो है रिज से दूर है उतना ही ओल्ड स्ट्रक्चर है और उनकी पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है वो उसी के हिसाब से डिफाइन होती है। एज डेटिंग की अगर हम बात करें तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग शोज द यंगेस्ट रॉक एट द रिज एंड द ओल्डेस्ट नियर द ट्रेंचेस। जब रॉक्स की एज डेटिंग की गई तो यह मिला कि ओल्डर रॉक्स आर फाउंड अवे फ्रॉम द रिज। रिज से जब हम दूर जाते हैं तब हमको ओल्डर रॉक्स मिलती हैं
और रिज के जितना हम पास आते हैं उतना ही यंगर रॉक्स मिलती हैं, यानी यंगर रॉक्स आर फाउंड नियर द रिज। जैसे अगर हम देखें तो ये मिड अटलांटिक रिज है, मिड अटलांटिक रिज के हिस्से की अगर हम बात करें तो नियर जो वाले हिस्से में मिड अटलांटिक रिज के अगर हम देखें तो यंगर रॉक्स मिलती हैं, और जो फार वाला हिस्सा है, अवे वाला हिस्सा है मिड अटलांटिक रिज से, वो कैसा है, ओल्डर रॉक से बना हुआ है जब इनकी एज कैलकुलेट की गई यूरेनियम डेटिंग और अन्य जो है डेटिंग तरीकों के माध्यम से। तो यह भी बताता है कि जो हमारा सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, और यही कारण है कि रिज वाले हिस्से में यंगर रॉक्स हैं और जो अवे वाले हिस्से वहां पर ओल्डर रॉक्स हैं। हीट फ्लो स्टडीज की अगर हम बात करें, हाई हीट फ्लो एट मिड ओशियानिक रिज एंड लो एट ट्रेंचेस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजिंग मैग्मा एंड स्प्रेडिंग। जब हीट फ्लो की स्टडी की गई तो यह पता चला कि मोल्टेन मटेरियल व रिज से ऊपर की तरफ आता है, नए नए धीरे धीरे कूल होता है और नए क्रस्ट को बनाता है। इससे जो है ओल्ड रॉक्स क्या होती हैं, वो दूर की तरफ पुश होती हैं और सी फ्लोर हमारा स्प्रेड कर जाता है। और ये जो है बताता है कि कैसे जो है राइजिंग मैग्मा सपोर्ट करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। और जो कॉन्टिनेंटल वाला हिस्सा है उसके किनारे पर आकर के जब ये इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो रॉक्स क्या होती हैं, वो नीचे की तरफ दबनी शुरू होती हैं और क्या बनाती हैं, डीप ओशियानिक ट्रेंचेस बना लेती हैं, महासागरीय गर्त बना लेती हैं। अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग मिड ओशियानिक रिज एंड सबडक्शन जोन्स। अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं क्योंकि यहां पर लगातार मैग्मा की एक्टिविटीज हो रही है। It matches a tectonic activity which predicted by the theory, जो कि अगर हम देखें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने जो टेक्टोनिक एक्टिविटी को प्रेडिक्ट किया कि सबडक्शन जोन और मिड ओशियानिक रिज में तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं, वह सारी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है लगातार आने वाले अर्थक्वेक्स। जो लगातार भूकंपीय गतिविधियां हो रही हैं वो इसको लगातार क्या करती हैं, सपोर्ट कर रही है। हम चर्चा कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर, अर्थात प्लेट विवर्तनकी के ऊपर। कहने का मतलब है लिथोस्फीयर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो उनसे जो तमाम आकृतियां बनती हैं और कैसे कैसे चीजें होती हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की। अगर हम देखें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करें तो इन 1965 में जे टूजो विल्सन वाज अ कैनेडियन जियोफिजिस्ट, जो कि कनाडा के जियोफिजिस्ट हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड लिथोस्फीयर प्लेट्स एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जो हमारा लिथोस्फेरिक हिस्सा है यानी स्थल मंडल वाला हिस्सा है वो कैसा है, रिजिड है, ठोस है, एंड इट फॉर्म अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यह क्या करता है, फ्रैक्चर जोन में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाता है। इस तरीके से जो है यह भ्रंश बनाता है, फ्रैक्चर जोन क्रिएट करता है। और इस फ्रैक्चर जोन में क्या होता है कि प्लेटें या तो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, या पास आती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा, या जो है डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा, या जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाएंगे। इसके पीछे का रीजन इन्होंने दिया कि जो हमारा क्रस्ट वाला हिस्सा है वह एस्थेनोस्फीयर पर, यानी लिथोस्फीयर का हिस्सा क्या है, एस्थेनोस्फेरिक मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। 1967 and 68 फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स,
scientists like Jason Morgan, Dan McKenzie, and Xavier Lee Pichon developed the full plate tectonics framework. जो आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है उसमें न सिर्फ जो है तमाम वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, बल्कि अन्य साइंटिस्टों द्वारा इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, जैसे जेसन मॉर्गन, डैन मैकेंजी, जेवियर ली पिचोन, इन सभी लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स में अलग अलग चीजों को ऐड किया और जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वर्तमान स्वरूप में सामने है। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू 7 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट। अकॉर्डिंग टू नासा टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स आर 100, यानी इसमें 7 मेजर प्लेट हैं एंड माइनर प्लेट्स की संख्या कितनी है तो 93। 7 मेजर प्लेट्स आर यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो है मेजर प्लेट हैं 7 बड़ी प्लेटों की अगर हम बात करें। जो माइनर प्लेट हैं, जैसे अगर हम बात करें नजका प्लेट, कॉकस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिने प्लेट, इंडियन प्लेट, दीज आर माइनर प्लेट्स या स्कोशिया प्लेट्स, इन सब की बात करें तो ये माइनर प्लेट है। और माइनर प्लेट्स में भी सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है तो नजका प्लेट है, विच लाइज बिटवीन आर एमंग पैसिफिक। ये नजका प्लेट किससे किससे जुड़ी हुई है तो चारों तरफ से घिरी हुई है, कॉकस प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, साथ ही जो है पैसिफिक एंड अंटार्कटिक प्लेट से जुड़ी हुई। ये चारों तरफ से घिरी हुई है नजका प्लेट। तो इसको याद रखे रहिएगा कौन कौन सी प्लेट से ये कवर्ड है, ठीक है। ये प्लेटें अगर आप देखें तो जैसे अगर आप घर पर देखना चाहें तो मेंटल या प्रवार का हिस्सा आप समझ लीजिए कि जो ऑरेंज है उसका जो पल्प है और जो उसका कवरिंग है उसको मान लीजिए कि हमारी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं घर पर प्रयोग करके। These plates float on the semi-fluid asthenosphere or upper mantle। यानी ये प्लेटें किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं तो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, विच फॉर्म आवर अपर मेंटल, जो हमारे ऊपरी प्रवार के हिस्से को बनाता है। और इससे क्या होता है जब ये फ्लोट करेगा तो स्लैब पुल लगेगा, स्लैब पुल लगेगा तो ट्रेंचेस बनेंगे और एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी तो रिज बनेगा जहां से मैग्मा उभर करके बाहर आएगा। और जब ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के रूप में आकर के टकराएंगे तो यहां पर किनारे पर जो है वोल्केनिक माउंटेन्स बनाएंगे, फोल्डेड माउंटेन्स बनाएंगे और साथ ही जो है ट्रेंचेस का निर्माण होगा, गर्त बन करके आएंगे। प्लेट मूवमेंट इज ड्राइवन बाय मेंटल कन्वेक्शन। प्लेट मूवमेंट किससे ड्राइव होती है, मेंटल कन्वेक्शन से। रिज पुश एंड स्लैब पुल से बनते हैं। जैसे रिज की अगर हम बात करें तो ये पुश करते हैं और स्लैब जो है ये पुल होता है और इससे जो है ट्रेंचेस बन करके आते हैं। तो रिज पुश और स्लैब पुल होता है कन्वेक्शन ट्रैक्शन के कारण और इससे जो है प्लेट मूवमेंट होता रहता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री और कन्वर्जेंट बाउंड्री के हिस्से बन करके आते हैं और तमाम ओशियानिक स्ट्रक्चर और कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर बनते हैं। जो महाद्वीपीय संरचनाएं और महासागरीय संरचनाएं हैं वो बन करके आती हैं। प्लेट इंट्रैक्शन एक्सप्लेन्स अर्थक्वेक, वोल्केनोज, माउंटेन फॉर्मेशन एंड ओशियन ट्रेंच फॉर्मेशन। और इन प्लेट इंट्रैक्शन से हमें भूकंप के आने और उसके पीछे के रीजन, वोल्केनोज बनने और वोल्केनिक इरप्शन के रीजन, माउंटेन्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस, ओशियानिक ट्रेंच के बनने की प्रोसेस,
ओशियानिक रिज के बनने की प्रोसेस, इन सबके विषय में पता चलता है। क्यों? क्योंकि जो एस्थेनोस्फीयर है इसके ऊपर हमारा लिथोस्फेरिक पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है, और प्लेटें इसीलिए अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी मेंटल कन्वेक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्लेटें फ्लोट कर रही हैं। सो पुश एंड पुल फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड हियर, एंड दीज पुश एंड पुल फोर्सेस आर रिजल्टेंट ऑफ द कन्वेक्शन करंट इनसाइड द मेंटल। हम चर्चा कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तन की के ऊपर। कहने का मतलब है लिथोस्फीयर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनके आपस में टकराने से जो एक्टिविटी होती है और जो संरचनाएं बनती हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर, अर्थात कौन कौन सी प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं, प्लेटों के किनारे किस प्रकार से आपस में टकराते हैं उन पर, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री से क्या क्या बन करके आएगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री से क्या क्या स्ट्रक्चर बन करके आएंगे, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब जानेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री मींस प्लेट मूव्स अपार्ट एंड इन दिस न्यू क्रस्ट आर फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं तो मेंटल कन्वेक्शन की वजह से, यानी जो हमारा प्रावार है इसके संवहनीय धारा के रूप में बहने की वजह से, कन्वेक्शन फ्लो की वजह से प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर जाएंगी तो क्या होगा, बीच में क्रैक होगा, स्पेस मिलेगा, और इस क्रैक या स्पेस से मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, कूल होता है और सॉलिडिफाई होता है। धीरे धीरे ये पास के क्रिस्टल हिस्से को पुश करना शुरू करता है, जिससे पास में फोल्डिंग होती है और मिड ओशियानिक रिज बन करके आती है, मध्य महासागरी उभार बनते हैं, और ओशियानिक क्रिस्टल हिस्सा जो है इससे बनता चला जाता है। तो न्यू क्रस्ट आर फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां पर होगी जनरली वहां पर क्या होता है कि नए नए क्रिस्टल हिस्से बनते हैं, नया परपटी बन करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिड ओशियानिक रिज इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछ ले और एंडीज और मिड अटलांटिक रिज ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर आपका मिड अटलांटिक रिज हो जाएगा, क्योंकि डूबी हुई पर्वत श्रृंखला है ओशियन में ये, और धीरे धीरे ये स्प्रेड कर रही है किसको, ओशियानिक फ्लोर को। क्या करते हैं, नए क्रिस्टल हिस्से बनते हैं और ये जो है आसपास के हिस्से को दबाते हैं, जिससे जो है क्रिस्टल फोल्डिंग होती है और रिज जो है वो उभरता चला जाता है। नए नए क्रस्ट बनते रहते हैं, आसपास रिज का निर्माण होता रहता है। फॉर एग्जांपल रिफ्ट वैली, इसमें भी अगर हम देखें एग्जांपल में तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका की भ्रंश घाटी, माना जा रहा है कि जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ये ब्रेक हो रही है और धीरे धीरे ये जो है मूव कर रही है किधर, तो इंडिया की तरफ, इंडियन पेनिनसुला की तरफ। यानी आज से लाखों साल बाद यह भी स्थिति हो सकती है कि जो अरेबियन सी का मलबा है जो वह उभरता हुआ चला जाए और एक बड़े माउंटेन के रूप में बदल जाए, और यह अफ्रीकन रिफ्ट वैली से टूटा हुआ हिस्सा उसको प्रेस करता हुआ वहां पर एक माउंटेन का निर्माण कर दे। ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे। Now come to the convergent boundary, means while plate collides with each other, यानी जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती, तो ऐसी बाउंड्री को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी प्लेटें क्या हो रही हैं, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आकर के कोलाइड कर रही है। सो सबडक्शन अकर एंड माउंटेन बिल्डिंग अकर। इससे क्या होगा, यहां पर दोनों प्लेटें वह टकराएंगी और नीचे की तरफ जाएंगी, इससे ऊपरी हिस्सा फोल्ड हो जाएगा और फोल्डेड माउंटेन बन करके आएगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्लेट का कोलिजन अलग अलग तरीके से होता है।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड विथ ईच अदर, मींस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की हम बात करें, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमालय के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी इंडियन प्लेट है और ये जो है यूरेशियन प्लेट है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से क्या हुआ, बीच में जो टेथिस सी का मलबा था या ऊपर की तरफ उठता चला गया और हिमालय बन करके आया। इसको समझाते हैं आप लोगों को कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और प्रेजेंट डे तक कैसे आती है, 60 मिलियन ईयर एगो से कैसे वर्तमान स्थिति तक ये बनता है, इसको देखते हैं। एक्चुअल में टेथिस सी मौजूद था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। प्लेट मूवमेंट हुआ और कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से कंप्रेशन ऑफ रॉक्स स्टार्ट हुआ। जो टेथिस सी के फ्लोर पर, ओशियानिक फ्लोर्स पर जो रॉक्स थी उन पर कंप्रेशन फोर्स लगा, दबाव बल लगा और वो फोल्ड होती चली गई। फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड बने और ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक जैसे माउंटेन बनकर के आए। शिवालिक न्यूली फॉर्म फोल्डेड माउंटेन है। तो इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन्स बनकर के आए। When oceanic and continental plate collide with each other, दूसरी कंडीशन क्या है कि ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल इंडीज वाले हिस्से को देखें, रॉकी या इंडीज वाले हिस्से को अगर हम देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के हिस्से को देखें, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी का हिस्सा और साउथ अमेरिका में इंडीज का हिस्सा। तो नज़का ओशियानिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। व्हेन बोथ कोलाइड विथ ईच अदर, तो क्या होगा, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड विथ ईच अदर। ओशियानिक क्रस्ट ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर लाइटर एज कंपेयर टू द ओशियानिक क्रस्ट, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट में क्या है, वाटर है, डेंसिटी ज्यादा है तो हैवियर है। हैवियर है तो वो मूव करेगा डाउनवर्ड और गहराई में जाकर के क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ओशियानिक क्रस्ट विच इज हैवियर मूव डाउनवर्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन डेप्थ एंड इट फॉर्म ट्रेंचेस। ये क्या बनाएगी, ट्रेंचेस का निर्माण करेगी, गर्तों का निर्माण करेगी। एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव upward and folded on margins, so it form volcanic arch and folded mountain. So ये ज्वालामुखी की एक पूरी श्रृंखला बनाएगी और फोल्डेड माउंटेन बनाएगी, लाइक इंडीज इन साउथ अमेरिका एंड रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट जब आपस में टकराएगी तो बीच का हिस्सा क्या होगा, ट्रेंच बना लेगा। ओशियानिक क्रस्ट डेप्थ में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये जो है मार्जिन्स पर ऐसे फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड हो जाएगी तो ये फोल्डेड माउंटेन बना लेगी, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, यहां पर ब्रेक होगा तो मेंटल वाले हिस्से से मैग्मा बाहर निकल करके आएगा और ये बना लेगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैरियाना ट्रेंच की अगर हम बात करें, मैरियाना ट्रेंच यानी ओशियानिक प्लेट जब आपस में टकराएंगी, यानी दो महासागरीय प्लेटें आपस में जब टकराएंगी तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक एंड फिलिपीने प्लेट्स की अगर हम बात करें, तो दोनों प्लेटें हैवी हैं तो वो क्या करेंगी, नीचे मर्ज करेंगी और किनारे पर फोल्ड हो जाएंगी। तो पहली चीज तो बनेगी ट्रेंच और दूसरा बनेगा आर्क लाइक आइलैंड, चापनुमा द्वीप बनेंगे, आर्क लाइक आइलैंड बनेंगे। आर्क लाइक आइलैंड की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबा या इंडोनेशिया या जापान, ये सभी जो है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बने हुए आइलैंड हैं, जो कि ओशियानिक प्लेट कोलिजन्स के कारण बने। इसके अलावा मैरियाना ट्रेंच, टोगा ट्रेंच,
ये जो है बने हुए हैं इसी प्रकार के प्लेट टेक्टोनिक से। जैसे फिलिपिने प्लेट जब टकराई है पैसिफिक प्लेट से, तो पैसिफिक प्लेट हैवी है, ये डाउनवर्ड मूव की है और फिलिपिने प्लेट को उभार दी है, तो मैरियाना वोल्केनिक आर्क बनाई है और मैरियाना ट्रेंच बना है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मींस प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर, प्लेटें एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो फिशर वोल्केनो बनेंगे, इसके अलावे क्या बनेगा, तो अर्थक्वेक प्रोन जोन बनेगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल सान एंड्रियास फॉल्ट, पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट व्हेन फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती हैं तो सान एंड्रियास फॉल्ट बन करके आता है। और इस तरीके से सान एंड्रियास फॉल्ट में गैपिंग होती, जहां पर अर्थक्वेक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती। इसके अलावे अगर हम देखें तो इसमें कैसा वोल्केनो बनेगा, अगर मैग्मा बाहर आएगा तो फिशर वोल्केनो के रूप में बाहर आएगा। सो होपफुली ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू, जय हिंद।